हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की यूपीएलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जिसमें कि 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये यूथ की बुक है। अब इसका प्रैक्टिस सेट थर्ड हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 60 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज जो हम लेंगे 61st क्वेश्चन लेंगे। और अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी तो ज़रूर से देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं जिसमें कि आपको मेन ये चीज़ है कि जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसको आप इज़िली क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। और क्वेश्चंस किस तरह के इसमें से बन रहे हैं आप ये भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें हम 61st क्वेश्चन लेते हैं। जब 2 सरल इकाइयों को मिलाकर कोई इकाई निर्धारित की जाती है तो उसे कहते हैं सरल इकाई, मिश्रित इकाई, विश्लेषण इकाई, निर्वचन इकाई। तो यहाँ पर जब 2 सरल इकाइयों को आप मिलाकर कोई एक इकाई बनाएंगे तो सीधी-सी बात है वो क्या है, वो मिश्रित इकाई कहलाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल के मैदान का माप करने के लिए परिशुद्धता की मात्रा उपयुक्त होगी। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंच। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गेम्स प्लेग्राउंड है जहाँ पर गेम्स होते हैं। तो उस फील्ड की माप करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए परिशुद्धता की कौन-सी माप जो है वो सही मानी जाती है। तो कौन-सी हो जाएगी, इसमें मीटर में मापा जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि ना तो इतना बड़ा होगा कि किलोमीटर में मापिए, ना सेंटीमीटर माप सकते हैं, ना ही इंच में। तो सबसे अच्छी माप होती है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। आंकड़ों के संकलन के पहले, संकलन के बाद, संकलन के मध्य उद्देश्य एवं क्षेत्र निर्धारित नहीं किए जा सकते। तो नहीं किए जा सकते ये वाली बात तो गलत है, क्योंकि उद्देश्य भी निर्धारित होता है और हमारा क्षेत्र भी निर्धारित होता है। कब निर्धारित किया जाता है, अब ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सीधी सी बात है, पहले हम क्षेत्र निर्धारित करेंगे, उद्देश्य निर्धारित करेंगे, उसके बाद ही तो हम आंकड़ों को, डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया। यह मूल्यांकन आधारित है। अब ये क्वेश्चन आप किससे रिलेटेड देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया है। क्या मूल्यांकन आधारित है? प्राथमिक समांक है, द्वितीयक समांक है, दोनों है, कोई नहीं। तो ये किस पर डिपेंड हो जाएगा, किस पर मूल्यांकन आधारित है? हाँ, कृषि कार्य का वो मूल्यांकन कर रहा है, स्वयं से कर रहा है, खुद जा करके कर रहा है, तो ये प्राथमिक समांक है। जब पहले से प्रकाशित कोई समांक या कोई डेटा आप यूज कर रहे होते हैं तो वो द्वितीयक, वो सेकेंडरी होता है। लेकिन जब पहली बार खुद से किया जा रहा है तो क्या हो जाता है, वो प्राइमरी हो जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अभी जैसे कि जो एसआईआर का काम हो रहा है, तो एसआईआर के काम में आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो बीएलओ हैं या फिर जो भी पर्यवेक्षक हैं, वो सब क्या है, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। वो किस तरह का पर्यवेक्षण है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वो प्राथमिक हो रहा है या द्वितीयक हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी सामग्री कितने भागों में व्यक्त की जा सकती है? 2 में, 3 में, 1 में, कोई नहीं। तो सांख्यिकी सामग्री को, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, उसको आप कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो कितने भागों में किया जाता है? 2 में। एक इकाई के रूप में माना जाता है, एक समूह के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। एकवचन बहुवचन आपने पढ़ा होगा ना, ये इकाई जो समंक होते हैं वो एकवचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरों की संख्या के आधार पर समंक होते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 या फिर कोई नहीं। तो चरों की संख्या के आधार पर समंक कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के हो जाएँगे? 2 ही टाइप के होते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन-कौन से होते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं। अव्यवस्थित समंक है, व्यवस्थित है, दोनों, कोई नहीं। व्यवस्था के आधार पर किस तरह के समंक होते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो व्यवस्थित समंक हो जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि अव्यवस्थित भी होंगे और व्यवस्थित। जिनको अभी तक आपने संपादित नहीं किया है वो अव्यवस्थित है, जिनको संपादित किया जा चुका है वो व्यवस्थित हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी प्रकाशन है, प्राथमिक क्रमांक, द्वितीयक क्रमांक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है वो किस तरह के क्रमांक हो जाते हैं, तो वो क्रमांक हो जाएंगे द्वितीयक, यानी कि वो सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे कि जो पहले की लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, अब आउट हो रही है, आप देख रहे होंगे साइट पे ईसीआई की, तो वो लिस्ट क्या है, वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बैंकिंग संसाधनों में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? यानी कि जो अब अभी आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? एसबीआई की, आरबीआई की, नाबार्ड की, आरआरबी की। तो सबसे पहले कौन-सा बैंक स्थापित हुआ था देश में? सबसे पहला बैंक हो जाएगा आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। कब इसकी करी गई थी? 1935 में करी गई थी, 1935 में।
एसबीआई की कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इन सबको याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। नाबार्ड की कब हुई थी? 1982 में हुई थी और आरआरबी जो है इसकी हुई थी 1975 में। तो सबको याद कर लीजिएगा, कोई भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, सबकी डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति है साख विस्तार, साख नियंत्रण, नैतिक मुद्रा विस्तार या फिर सस्ती मुद्रा नीति? जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है कौन बनाता है? रिज़र्व बैंक बनाता है, हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है और उसकी नीति है कौन-सी? तो वो हो जाती है साख नियंत्रण की, कंट्रोल करना। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, ग्रामीण साख संचालन करना, औद्योगिक साख संचालन, इनमें से कोई नहीं। तो नाबार्ड जो है उसका मेन काम क्या होता है, क्यों बनाया गया था? तो मेनली ये जो बनाया गया था अ, मेन तो ये इसीलिए बनाया गया था कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो जो उसके ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड या उसके विकास से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, उसमें हेल्प कर सके नाबार्ड, इसलिए बनाया गया था। लेकिन अभी जो अगर कहा जाए कि कौन-सा मुख्य कार्य प्राइमरी उसका काम है, इन ऑप्शंस में से तो ग्रामीण साख संचालन करना, ये मेन काम है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है निगम को, सरकार को, ऋणदाता को, ऋणी को। मुद्रास्फीति मतलब क्या है? मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर जो रुपए की कीमत है हमारी, जो मुद्रा की कीमत है वो बहुत घट जाती है। यानी कि मुद्रा की जो परचेज़िंग पावर होती है उसकी वो जो होती है क्षमता वो घट जाती है। आप बहुत ज़्यादा मुद्रा लेकर के जाते हैं और बहुत कम सामान खरीद कर के लाते हैं, तो महँगाई बहुत बढ़ जाती है। इससे लाभ किसको होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो लाभ जो होता है वो ऋणी को होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है। योजना आयोग द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, रिज़र्व बैंक। अब ये बैंक रेट जो है वो कौन डिसाइड करता है? वो निर्धारित करने का काम रिज़र्व बैंक का है। बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सारे रेट जो होते हैं कौन निर्धारित करता है? रिज़र्व बैंक आरबीआई ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, यह कथन किसका है? मिल्टन फ्रीडमैन का, जेम केन्स का है, सैमुअल्सन का है, मार्शल का है। तो ये किसका कथन है? ये जेम केन्स का हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, एक हार्ट मनी या रिफ्यूजी पूंजी व पूंजी है जो एक अधिकाधिक सुरक्षा के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को हस्तांतरित की जाती है, एक शरणार्थी द्वारा अर्जित की जाती है, देश में शरण लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी कहलाती है, वह पूंजी कौन सी पूंजी होती है? तो जो रिफ्यूजी पूंजी है या हॉट मनी है, ये आपकी ऑप्शंस जो दे रखे हैं, इनमें से किसी में भी नहीं आएगी, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल बैंकिंग प्रणाली बड़ी लोकप्रिय है इंग्लैंड में, जापान में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पर यूनिट बैंकिंग सॉरी सिंगल बैंकिंग की बात की जा रही है। तो सिंगल बैंकिंग एकल बैंकिंग प्रणाली जो है वो कहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है? इंग्लैंड में उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। तो कई तरह का बैंकिंग सिस्टम होता है, मिश्रित बैंकिंग प्रणाली होती है, एकल होती है या फिर चेन बैंकिंग होती है, कई तरह की रहती है। एसडीआर के संबंध में क्या सत्य नहीं है? यहाँ पर कह रहा है जो एसडीआर होती है उसके बारे में क्या सही नहीं है? ये लेखे की इकाई है, इसे कागजी स्वर्ण कहा जाता है, इसका हस्तांतरण आसानी से हो जाता है, इसका प्रयोग करने पर सदस्य देशों को साधारण ब्याज देना पड़ता है। तो जो एसडीआर होता है, ये एक तरह की मुद्रा का प्रकार ही होता है जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक होते हैं, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। इसके संबंध में जो सही नहीं होगा वो हो जाएगा कि इसका हस्तांतरण आसानी से हो जाता है, ये वाला पॉइंट जो सत्य नहीं है। बाकी इसे पेपर गोल्ड कहा जाता है, ये बात करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सा न्यूनतम तरल है? ट्रेज़री बिल है, अचल संपत्ति, विनिमय पत्र, बाहरी चेक। बाहर चेक यानी कि न्यूनतम तरल यानी कि जिसमें लिक्विडिटी कम होती है, ये क्वेश्चन पूछा। तो ट्रेज़री बिल में तो होती है 90 दिन के लिए तक ही रहते हैं, ये 15 दिन से 90 दिन तक के ही होते हैं। ये आपको बढ़ा भी दिए गए हैं, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही आता है आपका और ये मुद्रा बाज़ार का उपकरण होता है, मनी मार्केट का। और उसके बाद अचल संपत्ति, यहाँ पर फ़िक्स्ड एसेट अगर लिखा ही हुआ है, तो ये फ़िक्स्ड एसेट जो है, इसको बेचने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उससे जो कैश होगा, मेनली न्यूनतम तरल तरल का मतलब होता है लिक्विडिटी का मतलब है जिसको आप बहुत जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकें या जो एग्ज़ैक्टली कैश ही हो। तो यहाँ पर जो अचल संपत्ति है, वो न्यूनतम हो जाएगी। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन-सा बैंक निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है? आईडीबीआई है, बीएफआईआर है या फिर
IRBI है, ICICI है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, सॉरी, कौन से बैंक ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो बैंक कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो वो IDBI होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI जो है वो देता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकिंग नियमन अधिनियमन के अनुसार रिजर्व बैंक नकद शेष में अधिकतम परिवर्तन कर सकता है। 13%, 14%, 15%, 16%। तो यहाँ पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये कब बना था? 1934 में बना था। उसके बाद जो रिजर्व बैंक नकद शेष में अधिकतम परिवर्तन कर सकता है। कितना परिवर्तन कर सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो 15%। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। और ये दर जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, तो करेंट की जो हो उसको उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर अपना देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपए का नोट है, प्रतिनिधि कागज मुद्रा है, परिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, अधिष्ठ मुद्रा है। तो 10 रुपए का नोट किस तरह की मुद्रा है? एक सांकेतिक होती है, प्रमाणिक होती है, पत्र मुद्रा होती है, कई तरह की आपकी रहती है। तो 10 रुपए का जो नोट होगा वो किस तरह की? वो अपरिवर्तनीय है, इसको आप परिवर्तित नहीं करा सकते। जैसे कि अगर सिक्का होता है, वैसे तो अगर हम कहें 10 रुपए का अगर सिक्का है, तो ये भी आपका क्या है? सांकेतिक मुद्रा है। क्योंकि सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये हो जाता है कि अगर 10 रुपए उस पर प्रिंट है, तो वो उसको आप किसी तरह से बेचना चाहिएगा। ऐसे तो आप यूज़ करेंगे, 10 रुपए का है, 10 का सामान आप ला सकते हैं। लेकिन अगर उसको गला करके जो उसमें सामग्री है, उसको आप बेचना चाहेंगे, तो वो एग्ज़ैक्टली 10 रुपए उसका मूल्य नहीं होगा। लेकिन वही अगर सोने का सिक्का है, आपने उसको परचेज़ किया है, तो जितने का वो सोने का सिक्का है, आप उसको अगर लिक्विड में करके या कुछ किसी और तरह से उसको जो है यूज़ करेंगे, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो वो एक्चुअल हो जाती है। और ये जो होगा, ये आपकी सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। और 10 रुपए का नोट जो है वो अपरिवर्तनीय है, यानी कि आप उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते। पत्र है, पेपर होता है, उसको आप यूज़ कहीं किसी तरह से भी उसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकट अधिमांस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मार्शल थे, हिक्स थे, एडम स्मिथ थे, सैमुअल्सन थे। तो प्रकट अधिमांस सिद्धांत जो है उसके कौन रहेंगे? वो सैमुअल्सन थे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, गोसेन का प्रथम नियम क्या है? मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। तो गोसेन का प्रथम नियम कौन सा नियम कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है। और जो द्वितीय नियम है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। तो दोनों ही ध्यान में रखिएगा, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है? जैसे-जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ हम लेते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, कंज़्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाला जो तुष्टिकरण होता है, वो धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। यही आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम तब सीमांत उपयोगिता किस तरह से होगी? ऋणात्मक होगी तथा बढ़ेगी, ऋणात्मक होगी तथा घटेगी, शून्य होगी, धनात्मक होगी तथा बढ़ेगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब टोटल यूटिलिटी जो है वो अधिकतम होगी। अगर इसको फिगर में इस तरह से देखिए, टोटल यूटिलिटी अधिकतम, यहाँ पर इस तरह से कुछ इसका टोटल यूटिलिटी का बनता है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है? अधिकतम है, मैक्सिमम है। तो वहाँ पर सीमांत उपयोगिता किस तरह से होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किस तरह की होती है? तो जब अधिकतम होता है तो ये आपका जो फिगर होगा, ये वाला जो है ये हो जाएगा सीमांत उपयोगिता का मार्जिनल यूटिलिटी का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर अधिकतम है तो वो उस जगह पर शून्य हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ये मार्जिनल यूटिलिटी का होता है। और अगर एवरेज की बात करें हम, तो एवरेज का जो फिगर होता है, इसी में से ही एवरेज का निकलता है औसत वाला, और ये हो जाता है एवरेज यूटिलिटी का। इस तरह से कुछ तीनों तरह की उपयोगिताएँ होती हैं, उनमें आपस में संबंध होता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर जाती है तो एवरेज यूटिलिटी भी बढ़ती है, लेकिन जब वो नीचे गिरने लगती है तो एवरेज यूटिलिटी भी गिरती है। लेकिन ये शून्य हो जाती है, लेकिन ये शून्य नहीं होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच दर्शाता है मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को, कीमत में परिवर्तन को, आय में परिवर्तन को। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किस चीज़ को दिखाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। किसको दिखाती है? मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को। ये कितनी दर से? अगर कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है, उससे जो माँगी गई मात्रा है, उसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसमें कितने दर पे परिवर्तन हुआ, वो बताता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बाजार व्यवस्था में वस्तु विभेद संभव है? एकाधिकार में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में, शुद्ध प्रतियोगिता में।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किस बाजार व्यवस्था में वस्तु विभेद, यानी कि आप जो आपके प्रोडक्ट है उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग-अलग तरह का प्रोडक्ट अलग-अलग मार्केट में आप बेच सकते हैं। तो कौन-सी मार्केट होनी चाहिए, वो कौन-सी मार्केट होगी, तो वो आपकी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता हो जाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है कि इस प्रतियोगिता में इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, जो भी सामग्री या वस्तु बेची जा रही है, उसके एक से ज़्यादा विक्रेता हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है मोनोपोलिस्टिक हो जाता है। एकाधिकार में केवल एक ही होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता और अनेक क्रेता होते हैं। और ये पूर्ण प्रतियोगिता एक्चुअल में काल्पनिक होती है, रियल में होती भी नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा कागजी स्वर्ण का क्या अर्थ होता है? यूरो है, डॉलर है, विशेष अधिकार है, जो अभी आपने एसडीआर पढ़ा था, ये उसी की फुल फॉर्म है। जो एसडीआर सैटरडे क्वेश्चन आया था, तो विशेष आहार अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट बोला जाता है इसको। इनमें से कोई नहीं, तो कागजी स्वर्ण किसे कहा जाता है? यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है उसे ही बोला जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? कल्याण का धन, सीमितता का, वृद्धि का, धन का। तो घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है कौन सी? तो ये चारों ही तरह की परिभाषाएं होती हैं अर्थशास्त्र की, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। ऐसे कल्याण वाली किसने दी है? मार्शल की दी हुई है। सीमितता की किसने दी है? सीमितता की जो दी हुई है ये आपकी हो जाएगी, रॉबिन्स ने दी है ये रॉबिन्स की दी हुई है। धन का विज्ञान किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। अब घृणित कौन सी है और ये वृद्धि का अध्ययन किसने कहा है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। और घृणित विज्ञान कहकर आलोचना किसकी परिभाषा की करी गई है? तो वो आपका डी वाला ही हो जाता है, जो धन का विज्ञान इन्होंने एडम स्मिथ ने माना था। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है उसका केंद्र बिंदु धन होता है। हर जिससे हम वेल्थ से ही जोड़ करके अर्थशास्त्र को देखते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर BIS का अर्थ क्या है? ये BIS जो लिखा होता है, BIS हॉलमार्क होता है। इसका क्या मीनिंग होता है? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी और सी दोनों ही। तो यहाँ पर BIS का मीनिंग क्या हो जाता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये भी कहा जाएगा और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये दोनों ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, बी और सी दोनों आ जाएंगे ना, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये कथन है मार्शल का, रॉबिन्स का, एडम स्मिथ का, जेके मेहता का। तो चुनाव का विज्ञान, चुनाव हम तभी करेंगे ना जब हमारे पास लिमिटेड चीजें होंगी ना, तो लिमिटेड वाली बात किसने कही थी? सीमितता की, रॉबिन्स ने कही थी। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 से हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहां से उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो इसका रहेगा वहां पर ये कंप्लीट भी हो जाएगा आपका ये वाला प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद हम उसके बाद वाले वीडियो से प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करेंगे। 7 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं इसमें आपके एग्जाम से पहले ये सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।